हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतीक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के एक और सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं। सीरीज़ हम पूरी चला रहे हैं एक बेसिकली मॉडल पेपर पर, जिसमें सुबह सुबह यानी कि 9 से 10 जो है मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। 8 से 9 बजे तक आपकी मैथ्स की क्लास होती है, वो भी प्रतीक सर लेते हैं। और उसके बाद शाम को मैं 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको हिस्ट्री के जो मॉडल पेपर्स हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, तो चलिए हमारा करंट अफेयर्स का सेशन जो है उसको शुरू करते हैं और जानते हैं कि भैया देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि हम जो हैं कवर कर चुके हैं आपके जून के करंट अफेयर्स। और आज हम बात करने वाले हैं, भैया साइन जो है ये क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इस वाले सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई का भी एक आपकी क्लास हो चुकी है। और आज जो है जुलाई से ही आगे बढ़ेंगे, जुलाई में ही आगे बढ़ेंगे। 3-4 दिन और लगेंगे, जुलाई का भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो जून जुलाई 2 महीने आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि NFSA पहले वाले यानी कि पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। सभी का स्वागत हो चुका है, तो पहले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ चलते हैं कि NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 की यहां पर बात कर रहा है के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक हाल ही में केंद्र सरकार, राज्य रैंक सूचकांक जो है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है और जारी किया गया है। सूचकांक में उड़ीसा भारत में नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा। ठीक है, उड़ीसा की अगर बात करें तो भारत में नंबर 1 स्टेट जो है वो उड़ीसा का स्टेट है। और किसके द्वारा जारी की गई है ये? राज्य सरकार के, राष्ट्रीय सरकार यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा ये जारी की गई है। और किसके तहत? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2022 के तहत इसको जारी किया गया है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज, यहां पर इंफॉर्मेशन याद करने वाली क्या बात है कि उड़ीसा जो राज्य है यहां पर नंबर 1 रहा है। उड़ीसा जो स्टेट है यहां पर नंबर 1 रहा है। सेकंड पर आते हैं, सेकंड की बात करते हैं तो कोवार स्कैन रैपिड कोविड-19 टेस्ट की बात करेंगे। तो आपका कोवार स्कैन की बात करें तो ये बेसिकली रैपिड टेस्ट है। जिस तरह से RT-PCR टेस्ट होता है उसी प्रकार से टेस्ट है जो जल्दी रिजल्ट और कोविड के जो भी अलग अलग वेरिएंट होंगे, अलग अलग डिफरेंट वेरिएंट, जिस वेरिएंट चेंज करके आता है तो वो वेरिएंट जो है इसके उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, एक टेस्ट के रूप में आया है। ठीक है, कोवार स्कैन रैपिड कोविड-19 टेस्ट शोधकर्ताओं ने एक तेजी से कोविड-19 परीक्षण विकसित किया है। ठीक है, तो क्या है, तेजी से कोविड-19 परीक्षण जो है उसको विकसित किया है, जिसे कोवार स्कैन रैपिड कोविड-19 परीक्षण कहा जाता है। यह परीक्षण कुछ ही घंटों में, भैया देखिए NT-PCR की हम लोग बात करते हैं ना, तो NT-PCR जो है उसके रिजल्ट 3 दिन है ना, 2 दिन 3 दिन में आते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर टेस्ट लगाए, लेकिन इसका आपको याद रखना पड़ेगा, कोवार स्कैन की यहाँ पर बात हो रही है, रैपिड कोविड-19 टेस्ट है। तो ये आपको कुछ ही घंटों में यानी कि चंद घंटों में आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। और चंद घंटों में ये जो है परीक्षण यहाँ पर होगा और चंद घंटों में जानकारी इसकी मिल जाएगी। यानी कि कोविड है, मतलब कोरोना जो है वो है या नहीं है उसकी बेसिकली यहाँ पर पता चल जाएगा। अच्छा, इसकी बात करें कि SARS-CoV-2 क्या होता है, तो ये क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। और कोरोना वायरस के लिए बेसिकली क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है एक तरह का, ये तो हमको पता है। तो इसकी क्या है आपकी फुल फॉर्म, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी क्या है कि हमको बेसिकली दिमाग में एक बार की क्या है, देख लेंगे ना, चीज़ों को देख लेंगे तो उससे समझ में आता जाएगा कि ये तो यार देखा हुआ लग रहा है। चलो ठीक है, ये है कि हम ये नहीं कहेंगे कि पढ़ा हुआ लग रहा है, लेकिन देखा हुआ लग रहा है, देखा हुआ लग रहा है तो एक बार की दिमाग में क्या हिट कर सकता है कि अरे ये तो जो है बताया था, ये मैंने क्लास में देखा था, या ये इसके बारे में पता चला, इसके बारे में बताया है, तो उसकी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और सीबीएसई क्या, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई परीक्षा संगम जो है वो निकाला गया है। एक पोर्टल बेसिकली बनाया गया है परीक्षा संगम के नाम से, जहां पर बच्चे जो हैं वो मॉडल पेपर होते हैं, जैसे जो एग्जाम आने वाला है, जैसे 10th का या 12th का जो है बोर्ड एग्जाम आता है, उस बोर्ड एग्जाम्स के मॉडल पेपर लगा सकते हैं, किस प्रकार का पेपर आ सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल होता है, तो ये वहां पर जानकारी उस मॉडल पेपर के थ्रू जानकारी मिल जाती है। जैसे हम मॉडल पेपर करा रहे हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू जानकारी आपको मिलती रहेगी कि किस प्रकार के मॉडल पेपर या किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी पोर्टल पर यानी कि उसी वेबसाइट पर रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, रिजल्ट भी उस वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। तो 3 जुलाई 2022 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया। परीक्षा संगम पोर्टल एक विंडो पर नमूना पत्र यानी कि मॉडल पेपर, बोर्ड परीक्षा परिणामों और अन्य विवरणों की युक्ति संगत बनाने के लिए शुरू किया गया है। बच्चों को टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, उनको हसल ज़्यादा ना करना पड़े, परेशान ज़्यादा ना होना पड़े, इसलिए क्या किया गया है, इसलिए एक पोर्टल जो है किस नाम से, परीक्षा संगम के नाम से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव, देखिए उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी से रिलेटेड जो भी जानकारी है, यूपी रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है वो तो पता होना चाहिए, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, हर करंट अफेयर यूपी से रिलेटेड जो भी है वो पता होना चाहिए, क्योंकि यूपी का हो सकता है पूछ ले। वैसे चांसेस रहते हैं कि पूछ लेगा, तो भैया उस चांसेस के लिए हमको पूरा तैयार रहना है कि पूछ लेगा तो हम उसको बता देंगे। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव मनाया गया 2022, कहाँ मनाया गया, लखनऊ में आयोजित किया गया था। 4 जुलाई से 7 जुलाई तक ये आयोजित किया गया है। अब देखिए लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 2 बातें हो सकती हैं। एक बात कि लखनऊ जो है राजधानी है उत्तर प्रदेश की, दूसरी बात कि लखनऊ के पास मलियाबाद पड़ता है, काकोरी है जगह, काकोरी के बाद मलियाबाद जगह पड़ती है जहाँ का आम बहुत प्रसिद्ध है। तो इस वजह से भी ये महोत्सव जो है लखनऊ में आयोजित किया जा सकता है कि काकोरी के पास जो मलियाबाद पड़ रहा है, मलियाबाद के आम जो है वो बहुत फेमस हैं, तो इस वजह से इसका आयोजन, मोस्ट प्रोबेबली इस वजह से इसका आयोजन लखनऊ में किया गया हो, तक किया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान आम के मेगा क्लस्टर यानी कि एक झुंड, बड़े बड़े झुंड बनाए जाएंगे आम के लिए, ताकि उसकी उत्पादन जो है उसका बढ़ाया जा सके, का भी उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि जो आम महोत्सव है वो किस जगह पर मनाया गया, उत्तर प्रदेश के किस जगह पर मनाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, अगली बात करते हैं। तो अगला कहता है कि आर्यभट्ट 1, अब ये सैटेलाइट की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, यहाँ पर बेसिकली जो बेंगलुरु में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसके जो उसमें एक व्यक्ति हैं प्रदीप कुमार, पीएचडी स्कॉलर हैं, प्रदीप कुमार ही, हाँ जी प्रतीक कुमार, सॉरी प्रदीप कुमार नहीं है, हमारे नामा राशि हैं, प्रतीक कुमार हैं। प्रतीक कुमार ने एक चिपसेट डेवलप किया है। वो चिपसेट बेसिकली क्या काम करेगा, वो चिपसेट जो है वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है या ज़्यादा लोड पड़ता है, या बड़े बड़े चिपसेट आते हैं, चिपसेट बेसिकली एक तरह से जो उसको काम करने के लिए या जो प्रोग्राम्स उसमें डाले जाते हैं उसको चिपसेट कहते हैं। जैसे आपके लैपटॉप का एक चिपसेट आता है, मदरबोर्ड आता है, उसमें चिपसेट लगे होते हैं। इंटेल समझ गए होंगे, इंटेल जो है वो चिपसेट बनाने का काम करता है। उसी प्रकार से जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट 1 नामक एक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है, प्रोटोटाइप मतलब होता है कि अभी उसको बाजार में डालने के लिए, बाजार में उतारने के लिए वो तैयार नहीं है, एक तरीके से मॉडल बनाया गया है। एक शोधकर्ताओं ने एक मॉडल तैयार किया है कि इस बेसिस पर ये आगे जाके जो कमर्शियली इसको बनाया जा सकता है, इसका प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हर चीज़ का एक प्रोटोटाइप बनता है, कोई गाड़ी नहीं आती है तो उसका एक प्रोटोटाइप बनता है, उसको टेस्ट किया जाता है, हर तरीके से देखा जाता है, उसके बाद उसको जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उतारा जाता है, कमर्शियल जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको उतारा जाता है, कमर्शियल यूज के लिए प्रोटोटाइप विकसित किया है। टीम ने अगली पीढ़ी के एनालॉग कंप्यूटिंग चिपसेट विकसित करने के लिए एक डिजाइन ढांचा तैयार किया है। यह चिपसेट तेजी से काम कर सकते हैं। यह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्रोसेसर की तुलना में कम बिजली का उपयोग करके, है ना, कम बिजली का उपयोग करेगा।
तो इसकी जो मैंने वो बता चुका हूं कि प्रतीक कुमार जो है इसके डिजाइनर है, पीएचडी स्कॉलर है। नेक्स्ट पर आते हैं, अगली बात करते हैं, अगले पर आते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो यहाँ पर कहता है कि इटली ममोर्डला ग्लेशियर ढह गया। तो भैया एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है जिसका नाम है ममोर्डला, और इटली का जो ग्लेशियर है, पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्लेशियर जो हाल फिलहाल में इटली में था, जो जिसकी वजह से 24 लोगों, लगभग 24 लोग हैं, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। भारत में गिरता तो 2400 हो जाते, है ना क्योंकि कुछ भी घटना होती है भाई, हमारे यहाँ तो पुल गिरने से 70 लोग मर जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा ग्लेशियर है, ढह गया 3 जुलाई 2022 को। इटालियन एल्प्स, कौन सी पहाड़ी का है? एल्प्स की पहाड़ी का है, उत्तरी भाग में मरमोडला ग्लेशियर ढह गया, जिसके परिणाम स्वरूप 7 लोगों की हुई है। मैं तो 24 कह रहा था, यहाँ तो 7 ही लोगों की मृत्यु हुई है। अब जब हमारा जो है नंदा देवी हिल्स में ग्लेशियर ढहा था, जिसकी वजह से उत्तराखंड वाला एरिया में बाढ़ आ गई थी, है ना। नंदा देवी का ग्लेशियर जो है पहाड़ से लटका हुआ ग्लेशियर था, हिमनद था, वो टूट के नदी में गिर गया था, और उसकी वजह से जो उत्तराखंड वाला एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। काफ़ी जो है नदी ऊपर मार रही थी, क्योंकि ग्लेशियर उसमें गिर गया था, नंदा देवी ग्लेशियर उसमें गिरा था, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं फटाफट से। अगला बात करें कि विश्व जूनोज दिवस 2022। अब जूनोज दिवस क्या होता है? इसको उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, या बेसिकली जागरूक किया जाता है लोगों को कि जो भी इन्फेक्टेड डिसीजेज हो रही हैं, जो भी इन्फेक्शन से डिसीजेज होती हैं, उसको कैसे बचा जाए, उससे कैसे रोका जाए। तो इसी के लिए ये जो है जूनोज दिवस 2022 का मनाया जाता है। तो विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व जूनोज दिवस संक्रामक रोगों के, देखिए मैंने कहा था ना, इन्फेक्टेड डिसीज यानी कि संक्रामक रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से जूनोटिक रोग कहा जाता है। ठीक है, जैसे संक्रामक रोगों की अगर हम बात करें, संक्रामक जो रोग यहाँ पर मिलते हैं, जैसे आपका संक्रमण की वजह से टीबी है, संक्रमण की वजह से फैल जाता है, या लोग एक दूसरों में, जैसे कोविड। यस, हम कोविड को कैसे भूल सकते हैं, कोरोना को कैसे भूल सकते हैं। कोरोना क्या है? एक संक्रमण के एक लोगों से दूसरे, एयरबॉर्न डिसीज है, यानी कि हवा में जो है ये हो जाती है, किसी ने छींका 4 लोगों को, वो जो है संक्रमण हो जाएगा। तो ये कुछ इन्फेक्टेड डिसीजेज होती हैं, कुछ संक्रमण वाली जो डिसीजेज होती हैं, उसके रोकथाम के लिए कि उसको कैसे रोका जाए, ठीक है, और उससे कैसे बचा जाए, जागरूकता यहां पर फैलाई जाती है। तो याद रखिएगा 6 जुलाई को हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। कब? 6 जुलाई को हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। 2022 फील्ड मेडल विजेता। अब ये फील्ड मेडल विजेता किस फील्ड में दिए जाते हैं? तो ये आपके मैथमेटिक्स में दिए जाते हैं, और जिन लोगों की आयु 40 साल से कम होती है, जिन लोगों की आयु 40 साल से कम होती है, उन लोगों को मैथमेटिक्स फील्ड में, मैथ के जो है फील्ड में एक योगदान देने के लिए ये जो अवार्ड्स हैं, फील्ड अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, आगे 5 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की। अब इसमें टोटल कितने विजेता हैं? 4 विजेता हैं टोटल। 4 इसमें जो हैं वो विनर रहे हैं। एक तो आपकी मैरिना वियाजोक्सवा, ये आपकी यूक्रेन की हैं, ठीक है। फिर हैं आपके जेम्स मेनार्ड, ये आपके हैं इंग्लैंड के। और जून हुहो जो हैं ये आपके न्यू जर्सी के हैं, ये अमेरिका के हैं। और हुगो डोमिनियल और कॉपिन, ये 4 जो टोटल हैं, ये 4 टोटल विजेता हैं आपके किसके? फील्ड, इस तरह से है, फील्ड मेडल और विनर। याद रखिएगा ये चीज, और ये चीज याद रखिएगा कि 40 साल से कम उम्र है जिनकी, उनको ही दिया जाता है मैथमेटिक्स फील्ड में। किसके द्वारा दिया जाता है? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन की तरफ से इसको दिया जाता है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले पर, नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है यहां पर गूगल स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल।
अब स्टार्टअप तो हम जानते ही हैं, पिछली क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो वहां पर मैंने आपको बताया होगा कि भारत जो है वो स्टार्टअप कल्चर में, ठीक है, स्टार्टअप्स में सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो बना रहा है वो दूसरे नंबर पर भारत है। और स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप्स के लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स चलाती है, जैसे जो स्टार्टअप्स होते हैं उस पर 5 साल का, आई थिंक 5 से 10 साल का, 5 साल का जो जीएसटी है वो नहीं लिया जाता है, जीएसटी नहीं लगता है उस पर। और भी बहुत सारे, जैसे उनके लिए जो लोन दरें हैं, सरकार के द्वारा जो लोन दिया जाता है या बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जाता है, उनकी दरें भी कम हैं कंपेयर टू अदर लोन्स, उनकी दरें कम हैं। और अगर बात करें तो भारत में हुरैन की जो लिस्ट निकली थी, मैंने आपको बताया था, हुरून ने जो लिस्ट निकाली थी उसमें बताया था कि आने वाले, इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले 2 से 4 सालों में क्या होगा, 2 से 4 सालों में आपकी लगभग 122 के आसपास ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न में आ जाएंगे। अब यूनिकॉर्न क्या था ये भी बताया था मैंने, चलिए कोई नया आया है तो उसको बता देते हैं। यूनिकॉर्न की हम बात करें तो यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप होते हैं जिनकी जो नेटवर्थ है, जिनकी जो वैल्यू है वो 1 बिलियन से पार कर जाती है, या 1 बिलियन यूएस डॉलर की बात कर रहा हूं। तो भारत के हिसाब से देखें तो लगभग आपके 800 करोड़ के आसपास जिनकी जो नेटवर्थ है वो पार कर जाती है, या नेटवर्थ 800 करोड़ के आसपास हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उसी को हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। तो आने वाले 2 से 4 सालों में भारत 122 के आसपास यूनिकॉर्न हो जाएंगे, जिसमें उसने 3 कैटेगरी बनाई थी। एक कैटेगरी बनाई थी आपकी, कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया है ये, तो एक कैटेगरी मैंने बनाई इसमें, मतलब हुरॉन ने बनाई है, जिसमें टू बी यूनिकॉर्न है, मतलब यूनिकॉर्न आने वाले समय में हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। फिर एक बनाई थी गैजेल करके, तो वो 2 सालों के अंदर अंदर जो यूनिकॉर्न बन जाएंगे। और एक बनाई थी उसने चीता, ठीक है, जो आने वाले 4 सालों में क्या हो जाएंगे, आने वाले 4 सालों में यूनिकॉर्न बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि उच्च शिक्षा पर वाराणसी घोषणा। वाराणसी में प्रधानमंत्री के द्वारा हायर एजुकेशन के लिए कुछ घोषणाएं यहां पर की गई हैं, उन्हीं की बात करते हैं। तो उच्च शिक्षा पर वाराणसी घोषणा, 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ये याद रखिएगा, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, इस मौके पर वह 1000, या करेंगे, कर दिया, बेसिकली करेंगे क्या, कर दिया, इस मौके पर वह 1774 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी घोषणा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम केंद्रीय शिक्षा, किसके अंदर आएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा या किया गया है। ठीक है, तो ये पूरा जो है बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए किस तरह से जो युवाओं को अच्छा मौका मिले, इस मौके पर क्या है कि रुपए की विकास परियोजना, तो ऐसी परियोजनाएं बनाई जाएंगी जिसमें जो है हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो। ठीक है, चाहे हायर एजुकेशन के लिए दूसरे देश में रिसर्च के लिए भेजना हो तो उसके लिए भी पैसे देती है। ठीक है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम को किस तरीके से और लोगों तक या और बच्चों तक पहुंचाया जाए, कौन से कॉलेजेस जो हैं उनमें अगर हायर एजुकेशन नहीं चल रही हैं तो हायर एजुकेशन को वहाँ पर शुरू किया जाए, है ना। जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके अगर अभिभावक हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो लोन दरों को किस तरह से सस्ता किया जाए। तो इसके लिए जो घोषणा हुई है वाराणसी, याद रखिएगा कहाँ पर हुई है, वाराणसी, जो श्री नरेंद्र मोदी जी का क्या है, संसदीय क्षेत्र है, जहाँ से उन्होंने चुनाव जीता था, यह उनका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से चुनाव जीता था, तो यहीं पर इन्होंने ये घोषणा हायर एजुकेशन के लिए की है। ऊपर से हम सब जानते हैं कि वाराणसी, बनारस में आपको हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो भी मिल जाएगी, जिसके संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अगले उस पर। चलिए, तो यहाँ पर होता है हमारा आज का सेशन खत्म, आज का सेशन अंत करते हैं। तो आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सेशन रहा है हमारा थोड़ा सा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट जानकारी है, तो कल आपके लिए फिर से एक सेशन लेकर आएंगे, उस पर जो है फिर से कुछ नए करंट अफेयर्स तैयार करेंगे, और उसको नोट डाउन करते रहिए। नहीं तो आपको क्या करना है, नहीं तो आपको
पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, हमारे रिजल्ट गुरु टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएंगी। नहीं तो हमारी जो ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होगी। वहां पर रिजल्ट गुरु लिखिए, रिजल्ट गुरु लिखिए सर्च में प्ले स्टोर पर, वहां पर ऐप मिल जाएगी। ऐप से भी जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं है ऐप तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर आपको लिखना है रिजल्ट डैश गुरु, ठीक है .com। तो वहां पर भी आपको हमारी वेबसाइट पर भी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक पेपर्स चाहिए तो वो भी वहां पर आपको ज़रूर उपलब्ध होंगे। बस तैयारी में लगे रहिए। अब आपको क्या करना है, बस एडमिट कार्ड भी आ चुका है आपका। हम मानता हूं कि कुछ जो है अलग अलग दूर दूर स्थान दिए हैं, पर इस चीज़ से घबराना नहीं है। कुछ देर का, कुछ दिनों का ही परिश्रम है ये परिश्रम जितना कर लेंगे, ये स्ट्रगल जितना कर लेंगे, उतना ही आगे की जो जीवन है वो आराम में आपका व्यतीत होगा, आराम में आपका निकलेगा। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग करेंगे यहीं पर अंत। अगर अच्छा लगा है सेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं प्रतीक मिश्रा आप सभी से अलविदा चाहूँगा। कल इसी समय पर मिलूंगा आपसे, मतलब सुबह 9 बजे मिलूंगा इसी अपने यूपी एग्जाम से रिजल्ट गुरु पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।